Hello students. In the previous lecture we have already discussed about the topic respiration, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात की थी। फिर हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। Now we are going to discuss with the another topic, that is mechanism of respiration. So अगर हम mechanism of respiration की बात करते हैं तो it is the process of respiration is a complex and continuous process. So basically अगर मैं process of respiration की बात करूँ तो ये क्या है, it is a complex and a continuous process because ये complex है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इवेंट अकर नहीं हो रहा, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट जो हो रहे हैं अकर हो रहे हैं और ये कंटिन्यूस इवेंट्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हमें पता है क्या होता है, दैट इज द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड प्रोसेस की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे दैट इज एन एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कि किस तरीके से गैसेस जो होती हैं एक्सचेंज होती है और किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। थर्ड हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, किस तरीके से रेस्पिरेशन जो होता है सेल के अंदर अकर होता है, कौन कौन सी साइकिल इसमें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अ ब्रीथिंग। अगर हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग क्या होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट ब्रीथिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, दैट इज अ ब्रीथिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एन इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। अगर हम इनहेलेशन की बात करते हैं तो व्हाट विल अकर इन इनहेलेशन? इनहेल कर रहे हो यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन है या आपकी जो गैसेज हैं वो आपके लंग्स के अंदर जा रही है। तो इन दैट केस जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक कैविटी की वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब बात आती है थोरेसिक कैविटी क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो डायफ्राम होता है वो आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। द अपर बॉडी पार्ट इज नॉन एज अ थोरेसिक कैविटी एंड द लोअर बॉडी पार्ट इज नॉन एज अ एब्डोमिनल कैविटी। आपको ये भी पता है थोरेसिक कैविटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे लंग्स, हमारा रिब केज, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और एब्डोमेन कैविटी में हमारा जो होता है बेसिकली हमारा लिवर, हमारे लिवर के अलावा अगर मैं बात करूँ तो और क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली आपके स्टमक प्रेजेंट होता है, आपकी किडनीज प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है क्योंकि एयर इसके अंदर जा रही है। अब ये अगर इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन में स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम यानी फ्रंट बोन है रिब्स की, जहां से आपकी जो ट्रू रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, ये मूव करती है अपवर्ड। कहाँ मूव कर रही है? अपवर्ड मूव कर रही है, फॉरवर्ड आगे की तरफ आ रही है और डाउनवर्ड मूव कर रही है। यानी ये रिब केज क्या होगा? आपका फूलेगा। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, तो लंग्स अगर फूलता है तो रिब केज भी आगे की तरफ मूव करता है, अपवर्ड, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। अगर ये ऐसे मूव करेगा तो डेफिनेटली आपका डायफ्राम जो आपका नीचे लंग्स के नीचे प्रेजेंट है डेफिनेटली वो भी क्या करेगा? वो भी मूव करेगा डाउनवर्ड्स और किस शेप का हो जाएगा? इट बिकम्स फ्लैट। ये आपका फ्लैट शेप का अपीयर हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशंस में क्योंकि थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो होगी लंग्स की वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एयर या ऑक्सीजन जो हो रही है वो लंग के अंदर आ रही है। और यहाँ पे क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली इसके अंदर लगने वाला जो प्रेशर होगा लंग्स का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होना है, तभी तो क्या होगी? वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अब अगर हम डायग्राम को देखें यहाँ पर तो आपको डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो रही है अंदर आ रही है। ऑक्सीजन अंदर आएगी तो डेफिनेटली वो लंग्स के अंदर जाएगी। अगर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है तो लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होती है एंड इन दैट केस लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला रिब केज जो होता है वो बाहर की तरफ मूव करने लगता है। बाहर की तरफ मूव करेगा यानी आउटवर्ड, फॉरवर्ड एंड इसके अलावा डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इस कंडीशन में हमारी जो डायफ्राम होती है इट बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट शेप की हो जाती है ताकि आप प्रॉपर्ली रेस्पिरेशन कर सके। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है। तो एक्सहेलेशन के अंदर जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक कैविटी की वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो हो रही है, सॉरी यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर एयर की कमी हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में स्टर्नम और रिब्स जो होंगे वो इनवर्ड मूव करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे और अपवर्ड मूव करेंगे, यानी कि वो अंदर की तरफ आने लगेंगे। डायफ्राम जो होगा वो आपका अपवर्ड की तरफ मूव होगा और ये डोम शेप हो जाएगा। डोम शेप का मतलब इस तरीके से ये कर्व फॉर्म कर लेगा। वॉल्यूम जो होगी लंग्स की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और वॉल्यूम ही डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डायग्राम के अंदर देखो कि जैसे ही CO2 एक्सेल कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही क्या हो रही है, लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो चुकी है। अब वॉल्यूम के डिक्रीज होते ही यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी जितने भी रिब केज वगैरह है ये आपके क्या होंगे? ये इनवर्ड मूव करने लगेंगी, ये बैकवर्ड मूव करने लगेंगी और ये अपवर्ड मूव करने लगेंगी। और जैसे ही अपवर्ड मूव करेंगी आपका जो डायफ्राम यहाँ पर है वो कैसा हो गया है? ये डोम शेप यहाँ पे अपीयर हो चुका है। तो ये इस तरीके से क्या होता है? आपकी ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ तो हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कि किस तरीके से एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का। तो यहाँ पे हम दो तरीके की रेस्पिरेशन की बात करेंगे। पहला प्रोसेस हम बात करते हैं दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में किस तरीके से आती है। तो आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। और CO2 की कंसंट्रेशन बाहर क्या है? कम है। सो ऐसी कंडीशन में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी कहाँ जा रही है? एल्वियोलर डक्ट से ये जाती है हमारी एल्वियोलाई के पास में। कहाँ चलेगी? ये हमारी एल्वियोलाई के पास चलेगी। अब जब ये एल्वियोलाई के पास जाती है तो एल्वियोलाई के पास दो तरीके की ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट है। दो तरीके की ब्लड कैपिलरीज की हम बात करें तो यहाँ पर एक तरफ आपका क्या प्रेजेंट होता है कि वॉल ऑफ एल्वियोलस, ये आपकी जो वॉल है ये एल्वियोलस की वॉल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली आप देखोगे ऑक्सीजन आ रही है और ऑक्सीजन जो हो रही है वो डिफ्यूज हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? डिफ्यूज हो रही है। डिफ्यूज होकर कहाँ जा रही है? ये आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन ये डिफ्यूज हो रही है और डिफ्यूज होके ये जा रही है आपके आरबीसीज के पास में। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दिस इज बेसिकली आरबीसी। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके किसके पास जा रही है? आरबीसीज के पास जा रही है, ताकि ये आरबीसी आपकी ऑक्सीजन को क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके आपकी बॉडी के सेल्स में। और इसी के साथ पे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ब्लड कैपिलरी एक और प्रेजेंट है। ये क्या कर रही है? जो आरबीसीज है ऑफकोर्स एक्सचेंज ऑफ ब्लड के बाद में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद में क्या लेकर आ रही है? ये CO2 लेकर आ रही है। और ये CO2 कहाँ जा रही है? ये इस आरबीसीज के थ्रू, इस ब्लड के थ्रू ये कहाँ आती है? आपकी एल्वियोलाई पे आती है। एल्वियोलाई से ये एल्वियोलर डक्ट में जाती है और फाइनली आपकी क्या हो रही है? एनवायरनमेंट में CO2 रिलीज हो रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। और हमारी बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो डेफिनेटली डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इस तरीके से CO2 हमारी बॉडी से क्या होगी? बाहर जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ हद तक अगर हम बात करें तो ये आपको बता रहा है ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग का एक प्रोसेस बता रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यहाँ पे अकर होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम बात करेंगे दैट इज एन इंटरनल रेस्पिरेशन की, कि किस तरीके से इंटरनल रेस्पिरेशन अकर होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने बोला था कि हमारा जो ब्लड है ये डेफिनेटली हम बात करें ब्लड की, हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी कैपिलरी वॉल जो है ये प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज है और ये आपकी क्या है? बॉडी सेल्स है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है तो आपकी जो चीज़ें हैं ब्लड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो हो रही है वो कहाँ जा रही है? आपकी सेल्स पे जा रही है, बॉडी के सेल्स पे जा रही है। और सेल्स में भी स्पेसिफिकली कहाँ जा रही है? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो क्या कर सके? रेस्पिरेशन कर सके। तो ऑक्सीजन जो हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रही है ताकि रेस्पिरेशन हो सके, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कहाँ आ रही है? वो आपके ब्लड सेल्स पे आ रही है ताकि क्या हो सके? फाइनली जो है CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन, कि किस तरीके से इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है ना वो अकर होता है।
फिर हम बात करते हैं दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 97% ऑक्सीजन जो होती है हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफर कर रही है, ये ऑक्सीजन, सपोज हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये हमारा क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। क्या बना रहा है, ये हमारा फॉर्म कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी 97% ऑक्सीजन हमारी किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 3% ऑक्सीजन जो होती है वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में। किसमें डिसॉल्व है, ये आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में क्या करती है, आपकी 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रैवल करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि होता क्या है कि जब आपका H2O यानी कि आपका वाटर और CO2 जो होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज एन एंजाइम, तो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये फॉर्म करती है H2CO3। ये H2CO3 फर्दर डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके ये बनाता है H+ एंड HCO3- और इस फॉर्म में हमारी जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रैवल करने का काम करती है। फिर हम बात करते हैं दैट इज 23% किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यानी कि 23% ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 23% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है। किसके साथ बाइंड हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है ताकि ये क्या फॉर्म कर सके, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर सके। और 7% जो होती है ना वो किस में डिसॉल्व होती है, वो आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है। यानी सबसे ज्यादा यानी 70% जो हो रहा है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है एंड 7% किस फॉर्म में डिसॉल्व होती है, ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में डिसॉल्व होती है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो थर्ड स्टेप जो आती है हमारी दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप की बात करें क्या है, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। यानी फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर आपके 3 स्टेप जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। पहली स्टेप दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या बना रहा है, आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर हम बात करेंगे दैट इज अ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल दैट विल अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अकर होती है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रेब। इसके बहुत सारे नाम हैं। एंड थर्ड हम बात करेंगे दैट इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं और कौन हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और कैसे हमारे वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यस क्लास, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जिसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे दैट इज द एम्बेडेड मेयर-होफ-परनाज पाथवे, क्योंकि साइंटिस्ट हैं एम्बेडेड मेयर-होफ-परनाज, इन्होंने मिलके हमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस दिया था। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कर होती है, दैट इज ये साइटोप्लाज्म के अंदर अकर होती है। यानी कि हमारा कोई सेल है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर क्या होगी, आपकी ग्लाइकोलाइसिस अकर होगी। जब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि हमारा जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। आपका जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो नेट ATP प्रोडक्शन है वो कितना होता है, दैट इज 8 ATP। ATP दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितनी प्रोड्यूस हो रही है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे, दैट इज 8 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं।
किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे सर हेंस क्रैब। कौन थे? सर हेंस क्रैब। तो फिर हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो सिट्रिक एसिड बनता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना होता है। इट कंटेन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है, इसलिए भी हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। साइट की हम बात करें, क्रेब्स साइकिल जो होती है दैट इज अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर अकर होती है, और नेट प्रोडक्शन जो होता है एटीपी का दैट इज 24 एटीपी। क्यों हम बोल रहे हैं 24 एटीपी? क्योंकि हमें पता है जब हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ना, तो ये 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है, और ये दोनों पायरुवेट जो होते हैं क्रेब्स साइकिल में अगर जाएंगे तो टोटल 24 एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। कितना करेंगे? टोटल 24 एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। अगर एक पायरुवेट की बात करें तो एक पायरुवेट आप डिवाइड कर दो तो आपका 12 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। फिर हम बात करते हैं दैट इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ अकर होता है? अगेन ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर होता है। कैसे ये काम करता है? सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं ना वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के थ्रू बनते हैं, और उसके बाद फाइनली जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जाता है आपके फाइनली ऑक्सीजन के पास में, यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, इसके अंदर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अकर होता है। यानी वापस बात करें, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो आपकी पूरी साइकिल में चलते हैं, उनसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं पास जनरेट होते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका फाइनली इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इससे पहले आपके बहुत सारे साइटोक्रोम से पास होता है, ताकि साइटोक्रोम्स जो होते हैं ये से एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन को किसको दे देते हैं? ऑक्सीजन को देते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन आता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अगर आप प्रोसेस को देखें तो किस तरीके से प्रोसेस अकर होता है, तो लेट्स सी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेस अकर हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जा रहा है, जो कि साइटोप्लाज्म में अकर होती है, और क्या बनाता है? 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। यानी टोटल अगर हम बात करें 2 मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे 8 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। कितनी एटीपी बन रही है? 8 एटीपी बन रही है। अब ये पायरुविक एसिड क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन में यहाँ पे डिफरेंस होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की। तो आपका जो पायरुविक एसिड है ना, उसने आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये जो पायरुविक एसिड होता है ना, ये आपकी कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट कर रहा है? कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ध्यान रखना, 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे हर एक पायरुविक एसिड से एक CO2 रिलीज होगी, यानी कि टोटल यहाँ पे कितनी CO2 रिलीज हो रही है? 2 CO2 रिलीज हो रही है। और इस पूरे प्रोसेस को जब पायरुविक एसिड आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज अ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने का काम कर रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। कितनी एटीपीज का फॉर्मेशन हो रहा है? टोटल 6 एटीपीज का यहाँ पर फॉर्मेशन अकर हो रहा है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में ये एबल होता है ताकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुके, और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये आता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे, और क्या स्टार्ट करता है? ये स्टार्ट करता है आपकी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है OAA, दैट इज अ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करता है, और पहला स्टेबल कंपाउंड दैट इज अ सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फर्दर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस में
आपकी जो होती है CO2 इवॉल्व होती है, यानी कि टोटल आप CO2 देखो तो 2 CO2 ये रही, 2 CO2 ये रही और 2 CO2 ये रही, तो टोटल कितनी हो रही है आपकी 6 CO2 इवॉल्व होती है। प्लस यहाँ पर आपकी टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 24 ATP प्रोड्यूस हो रही है। 24 ATP सिर्फ ATP की फॉर्म में नहीं होती, यहाँ पे हम NADP का कन्वर्जन भी कर रहे हैं ATP में, और आपका जो GTP जनरेट हुआ था, GTP जो होता है उसे भी हम ADP के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके लेते हैं। फिर हमने देखा कि अब ये जो होता है ये अपना एंटर करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इससे एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन और ये फॉर्म करता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपके वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, और इस तरीके से आपकी साइकिल कंप्लीट होती है। टोटल एनर्जी जो यहाँ पे जनरेट हुई है दैट इज 38 ATP, यहाँ पे टोटल एनर्जी जनरेट हुई है, कितनी हुई है, टोटल आपकी जो एनर्जी जनरेट हुई है दैट इज 38 ATP। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, जहाँ पे हमने ब्रीथिंग की बात की थी, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की थी, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की है। सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रेब्स साइकिल और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में आपकी टोटल 8 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, लिंक रिएक्शन में 6 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में आपके 24 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, तो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन कितना है 38 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई भी ATP फॉर्मेशन नहीं हो रहा, दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है और फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आपके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।